ठीक है, आज हमको क्या पढ़ना है, वेग व्यंजक व वेग स्थिरांक। ठीक है, अब हम लोग देखो जो पिछला वीडियो लेक्चर था उसमें तुम लोग अभिक्रिया की दर तो समझ ही चुके हो अच्छे से। ठीक है, क्या पढ़े थे हम लोग, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। अब ये अभिक्रिया की जो दर है ना, उसी को ही हम वेग बोलते हैं। ठीक है, जो अभिक्रिया की दर है उसी को ही हम वेग बोलते हैं। हमको सिर्फ ये देखना है कि इसका व्यंजक क्या है, इसके व्यंजक को बनाने के लिए हम कौन सा नियम का उपयोग करते हैं, और वेग स्थिरांक के बारे में समझना है कि वेग स्थिरांक क्या होता है करके। ठीक है, बस और कुछ नहीं। तो देखो, दो नॉर्वेजियन रसायन शास्त्री थे, गुलबर्ग और वागे। ये दोनों क्या किए थे, एक नियम दिए थे जिसको हम कहते हैं द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। कौन सा नियम दिए थे, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। तो इस नियम के अनुसार देखो, कौन सा नियम, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। इस नियम के अनुसार वो क्या बोला था कि जैसे मेरी कोई अभिक्रिया हो रही है, ये मेरी अगर कोई अभिक्रिया हो रही है और किस में बदल रही है, अगर उत्पाद में बदल रही है, ये मेरे अभिकारक हैं जो अभिक्रिया के बाद में अगर उत्पाद में बदल रहे हैं, तो ये कहा था कि इसकी जो दर है या इसका जो वेग है वो अनुक्रम अनुपाती होता है। किसके अनुक्रम अनुपाती होता है, इसके सांद्रण के तथा इनके घातों में क्या होती हैं, इनकी गुणांकें होती हैं, ये बोला था। ठीक है, सांद्रणों का क्या होता है, गुणनफल होता है, तथा इनकी घातों में क्या होती हैं, इनके घातों में क्या होती हैं, इनके गुणांक होते हैं। ये इसका नियम था। ठीक है, तो इसके नियम को हम लिखते हैं। तो देखो, नियम क्या कहता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारकों के सांद्रण के अनुक्रमानुपाती होती है, जबकि इनके गुणांकों की घातें होती हैं। इनके ऊपर में क्या होती हैं, इनके गुणांकों की घातें होती हैं। तो ए का गुणांक ए है, बी का गुणांक स्मॉल बी है, ये क्या आ जाएंगे, घात में आ जाएंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम कहते हैं। ठीक है, अब हम जब इस समानुपाती नियतांक को जब हटाते हैं तो हमको जब इस समानुपाती को हम हटाते हैं तो हमें क्या लगाते हैं, नियतांक के। ठीक है, ये हमारा क्या है, दर स्थिरांक है, वेग स्थिरांक है, या फिर इसको हम और क्या कह सकते हैं, विशिष्ट अभिक्रिया दर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, विशिष्ट अभिक्रिया दर कह सकते हैं। ठीक है, तो मेरे लिए के क्या है यहाँ पे, दर स्थिरांक, वेग स्थिरांक या विशिष्ट अभिक्रिया दर या विशिष्ट अभिक्रिया दर। क्या क्या कह सकते हैं हम, दर स्थिरांक, वेग स्थिरांक या विशिष्ट अभिक्रिया दर, के को हम कहते हैं। अब देखिए के की परिभाषा हम कैसे बना सकते हैं। के की परिभाषा हम कैसे बना सकते हैं, अगर मैं ए का मैं सांद्रण जो कितना ले लूँ, मैं 1 मोल प्रति लीटर ले लूँ। ठीक है, बी का सांद्रण में मैं कितना ले लूँ, 1 मोल प्रति लीटर ले लूँ। ठीक है, तो देखो दर मेरी क्या हो जाएगी, दर क्या हो जाएगी, के गुणा 1 क्या हो जाएगा, के किसके बराबर आ जाएगा, दर। ठीक है, के किसके बराबर आ जाएगा, दर के। देखो दर बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, दर बराबर क्या हो जाएगा, के, ए को मैं 1 ले लिया, बी को मैं 1 ले लिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दर के बराबर किसके आ जाएगा, दर के। तो मैं बोल सकता हूँ कि किसी भी अभिक्रिया की दर मैं क्या कह सकता हूँ, किसी भी अभिक्रिया का दर स्थिरांक है ना, उसकी दर के बराबर होगा जब अभिकारकों का सांद्रण 1 मोल प्रति लीटर हो। ठीक है, ये मैं कह सकता हूँ। तो इस तरीके से आप इसकी परिभाषा बना लेंगे के की। ठीक है, अब एक सामान्य अभिक्रिया हम देखते हैं। अब हम क्या देखते हैं, एक सामान्य अभिक्रिया देखते हैं, एक सामान्य अभिक्रिया देखते हैं। अब हमको वेग व्यंजक बनाना है। देखो ये जो है ना, ये एक वेग व्यंजक की ही है। ठीक है, पर वेग व्यंजक इससे थोड़ा सा अलग होता है, इस वजह से हम वेग व्यंजक को और अच्छे से समझते हैं। एक सामान्य अभिक्रिया देखते हैं, कौन सी अभिक्रिया, देखो ए बी किस में बदल रहा है, उत्पाद में बदल रहा है, सी में धन डी में। यहाँ पे ये जो स्मॉल ए बी सी और डी है, ये क्या है आपके लिए, और ये जो डी है ये क्या है हमारे लिए, एक रस समीकरण मितीय गुणांक, रस समीकरण
मितीय गुणांक है। क्या है? रस समीकरण मितीय गुणांक है। ठीक है, तो द्रव्यानुपातिक क्रिया नियम के अनुसार तो वेग व्यंजक क्या हो जाएगा? तो वेग व्यंजक क्या हो जाएगा बताओ मेरे को। तो वेग व्यंजक क्या हो जाएगा इसका? ये मेरा दर अनुक्रम अनुपाती हो जाएगा। किसके अनुक्रम अनुपाती हो जाएगा? उसके अभिकारकों के सांद्रण के। ठीक है, अब यहाँ पे ये x और y जो घात लगा है ये क्या हो सकता है? स्टाइकियोमीति गुणांक, मतलब a और b हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ध्यान दोगे यहाँ पे जो घातांक है, यहाँ पे ये जो घातांक है x और y क्या हो सकता है? रस समीकरण मितीय गुणांक जो है, रस समीकरण मितीय गुणांक हो भी सकता है, हो सकता है, मतलब a और b भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, और नहीं भी हो सकता है। समझ गए? नहीं भी हो सकता है। ठीक है, नहीं भी हो सकता है। देखो अब आगे इसको लिखते हैं तो मैं दर से क्या करूंगा? ये अनुक्रम अनुपाती चिन्ह हटाऊंगा तो दर स्थिरांक लग जाएगा कि मेरा क्या है? दर स्थिरांक या वेग स्थिरांक या विशिष्ट अभिक्रिया दर। ठीक है, a x b y करेक्ट है। दर है, ये में अभिकारक है। पिछले कुछ समय में हमने क्या पढ़ा था? दर को हम कैसे लिख सकते हैं? अगर एक स्मॉल टाइम के लिए लिख रहे हूँ तो मैं dr लिख सकता हूँ। कितने समय में? dt समय में। यही मेरा दर होगा, यही मेरा वेग होगा। इसके बराबर क्या आ जाएगा आपका? k ax या by। ठीक है, इस समीकरण को मैं क्या कहूँगा? इस समीकरण को मैं क्या कहूँगा? मेरा अवकल। इस समीकरण को मैं क्या कहूँगा? मैं अवकल वेग समीकरण। देख रहे हो अवकलन लगाए हैं हम यहाँ पे, अवकल वेग समीकरण। अवकल वेग समीकरण जहाँ पे k क्या है हमारा? k क्या है मेरा? यहाँ पे वेग स्थिरांक है। k क्या है मेरा? वेग स्थिरांक है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? वेग नियम या वेग व्यंजक बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? वेग नियम या वेग व्यंजक बोलते हैं। ठीक है, तो वेग व्यंजक होता क्या है? किसी भी अभिक्रिया के वेग को, किसी भी अभिक्रिया के वेग को उसकी मोलर सांद्रता के पद पर, उस देखो ये इसकी क्या है? मोलर सांद्रता है। उसकी मोलर सांद्रता के पद पर उसके ऊपर में रस समीकरण मितीय गुणांक की घातें या अन्य घातें लगाकर दर्शाया जाता है। समझ गए? ये चीज होती है। ठीक है, आगे चले। आगे देखो अब ये जो x और y है ना, इस x और y से ही इस वेग स्थिरांक का क्या डिसाइड होता है? इस वेग स्थिरांक का क्या डिसाइड होता है? इकाई डिसाइड होता है। तो देखो वेग स्थिरांक की इकाई हम कैसे निकाल सकते हैं, है ना? वेग स्थिरांक की इकाई हम निकालते हैं। वेग स्थिरांक की इकाई निकालते हैं। देखो कैसे? के बाकी सारी चीज़ों को उधर पक्षांतर कर दो तो इधर क्या है? देखो दर है, बटे में चले जाएगा क्या? ये चला जाएगा सांद्रताएं ax और by। ठीक है, दर क्या था मेरा? दर क्या है मेरा? सांद्रता प्रति समय है कि नहीं है? और ये क्या है? a और b क्या है? आपकी सांद्रताएं हैं। ये क्या है? आपकी सांद्रता है। पर ध्यान दो यहाँ पे x और y लगा हुआ है। अगर x और y का कुछ मान होगा तो वो सांद्रता पे क्या करेगा? गुणांक में आएगा। ठीक है, सांद्रता के घात में आएगा। तो जो k है, जो k की इकाई है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? जो k की इकाई है वो सीधे सीधे इस n पे डिपेंड कर रही है। सीधे सीधे वो n पे डिपेंड कर रही है। n क्या है मेरा? n है मेरा x धन y। इस n को ही हम क्या बोलते हैं? अभिक्रिया की कोटि बोलते हैं। इस n को हम क्या बोलते हैं? इस n को हम क्या बोलते हैं? अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि। अब देखो n का मान देखो x का मान अगर 0 हुआ और y का मान क्या हुआ? 1 हुआ,
y का मान अगर 1 हुआ तो अभिक्रिया की कोटि 1 हो गई, तो सांद्रता का कितना आ गया, n की जगह में 1 आ जाएगा, सांद्रता कट जाएगी। ठीक है, ये मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, जब हम अभिक्रिया की कोटि पढ़ेंगे तब मैं आपको वेग स्थिरांक की इकाई अलग अलग बताऊंगा। अभी आप इतना समझिए कि जो वेग स्थिरांक की इकाई है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, अभिक्रिया की कोटि के ऊपर में डिपेंड करती है। ठीक है, अभिक्रिया की कोटि जैसे होगी वेग स्थिरांक का हमको इकाई मिल जाएगा। आगे चलें। ठीक है, अभिक्रिया की कोटि को समझते हैं कि अभिक्रिया की कोटि कैसे मतलब कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे निकालते हैं अभिक्रिया की कोटि को। तो ध्यान दोगे, अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, किसी भी जो सांद्रता है, सांद्रता के ऊपर में जो घात लगी हुई है उनके योग को हम अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, देखो उन घातों के योगफल के बराबर होती है जो दर समीकरण के सांद्रण पदों के ऊपर लगाई जाती है। अब देखो ये मेरा क्या है, दर समीकरण है, ये मेरे सांद्रण के पद हैं, इसके ऊपर में जो घात लगी है उनके योग के बराबर क्या होगा, आपका दर कोटि होगा। ठीक है, n बराबर मैं लिख सकता हूँ x धन y होगा। अगर मेरा दर समीकरण ये हो, तो अगर मेरा दर समीकरण ये हो तो मैं ये लिख सकता हूँ n बराबर x धन y। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और ये जो अभिक्रिया की कोटि है इसका मान प्रयोगात्मक आधार पर हम निकालते हैं। मतलब कोई भी अभिक्रिया कौन सी कोटि की अभिक्रिया हो रही है इस चीज़ का निर्धारण हम देख के नहीं कर सकते हैं। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये प्रायोगिक आधार पर सिद्ध होती हैं। ठीक है, अगर हमारे पास में डेटा है किसी भी प्रयोग का तो हम बता सकते हैं कि ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होगी या शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी। ठीक है, इस चीज़ को आप देख के नहीं बता सकते हो कि कौन सी अभिक्रिया प्रथम कोटि की है, द्वितीय कोटि की है या शून्य कोटि की है। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं प्रथम कोटि का उदाहरण। किसका देखेंगे हम, प्रथम कोटि का उदाहरण देखते हैं। ठीक है, देखो प्रथम कोटि का उदाहरण में एक एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, कौन सा, N2O5। ठीक है, इसमें अभिक्रिया होती है तो ये क्या बना लेता है, N2O4 और ऑक्सीजन बना लेता है। ठीक है, तो सूत्र को देखिए, नाइट्रोजन 2 है, ऑक्सीजन कितने हैं आपके पास में, 6 हो जा रहे हैं, यहाँ पे 5 है, तो इसको आप समीकरण को संतुलित कर लीजिए। ठीक है, अब आप देखोगे अभिक्रिया की अब हम क्या करेंगे, एक वेग स्थिरांक बनाते हैं। देखो R बराबर K, यही था, R वेग स्थिरांक बना रहा हूँ मैं, R वेग, मेरा कहने का मतलब मैं वेग समीकरण बना रहा हूँ इसका। R बराबर K क्या हो जाएगा, इसका सांद्रण, किसका, अभिकारक का, और इसका घात क्या है, 1 है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा यहाँ पे इसका रस समीकरण मिति गुणांक ही आए। ठीक है, कुछ और भी हो सकता है, 1 है। देखो यहाँ पे अभिक्रिया की कोटि साफ साफ दिख रही है आपको, अभिक्रिया की कोटि क्या है मेरी, 1 है, इसलिए इसको प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए चलते हैं K का यूनिट देखते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हम किसका यूनिट देखते हैं, K का यूनिट देखते हैं। तो K का यूनिट देखो क्या क्या आ जाएगा मेरा, सांद्रता प्रति सेकेंड, यह है सांद्रता मेरा K, सांद्रता प्रति सेकेंड। ठीक है, गुणा क्या था, 1 बटे सांद्रता, ब्रैकेट में n था, n का मतलब क्या है, मेरी कोटि, तो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। तो ध्यान दोगे ये मेरा हो गया सांद्रता बटे सेकेंड। ठीक है, सांद्रता बटे सेकेंड गुना 1 बटे सांद्रता। आपका सांद्रता और सांद्रता क्या हो गया, कट गया। तो वेग स्थिरांक की इकाई क्या आ गई, 1 बटे सेकेंड। समझ गए, क्या आ गई, 1 बटे सेकेंड। ठीक है, इसी प्रकार हम आगे चलते हैं, किसको देखते हैं, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया देखते हैं। द्वितीय कोटि का एक उदाहरण लेके चलते हैं ताकि मैं आपको इसकी इकाई समझा सकूं, वेग स्थिरांक की इकाई समझा सकूं। तो देखो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए हम देखते हैं, द्वितीय कोटि की जैसे देखो नाइट्रोजन, इसकी क्रिया किससे करवा रहा हूं मैं, ऑक्सीजन से, तो ये हमको क्या बना के दे देता है, NO2। ठीक है, समीकरण को बैलेंस करते हैं
तो यहाँ पे देखो 3 है, यहाँ पे 1 है, अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूँ तो मेरे पास में 4 हो गए और यहाँ पे भी 2 लगा देता हूँ, तो समीकरण बैलेंस्ड है अब। ठीक है, इसके लिए मैं वेग समीकरण बनाता हूँ, R बराबर NO सांद्रता मेरी O2 सांद्रता, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 1। अच्छा, ये कौन सी अभिक्रिया है? तृतीय कोटि की अभिक्रिया होगी। देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, ये कैसी अभिक्रिया है? तृतीय कोटि की अभिक्रिया है, तृतीय कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है, द्वितीय कोटि को इसके बाद देख लेंगे। अब तृतीय कोटि का एग्जाम्पल मैं लिख चुका हूँ, तो पहले हम तृतीय कोटि की अभिक्रिया देख लेते हैं। चलिए चलते हैं तृतीय कोटि की अभिक्रिया के लिए। तो देखो K बराबर क्या हो जाता है? K बराबर क्या होता है आपके लिए? सांद्रता बटे समय, सांद्रता बटे समय गुना 1 बटे सांद्रता, 1 बटे सांद्रता n, यही है। ठीक है, n का मान यहाँ पे कितना है? n बराबर कितना है? देखो 2 धन 1 बराबर 3 है, तृतीय कोटि की अभिक्रिया है, 2 धन 1 बराबर 3 है, तो मान देखो कैसा आ जाएगा? सांद्रता बटे सेकेंड गुना 1 बटे सांद्रता का घात 3। ठीक है, एक सांद्रता से एक सांद्रता कट जाएगी, नीचे में कितनी सांद्रताएं बच जाएगी? 2 सांद्रताएं बच जाएगी। कितनी? 2। ठीक है, आगे चले। एक बटे सांद्रता का घात 2, ये क्या आ जाएगा? सेकेंड। 1 बटे, देखो ये 3 है, 3 में एक सांद्रता अगर हम डिवाइड कर देंगे तो कितना बच जाएगा? 2 बच जाएगा। सेकेंड है हमारे पास में, सेकेंड पहले से। अब एक बात बताओ, सांद्रता बराबर क्या होता है ना? बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं हम। सांद्रता बराबर क्या होता है? मोल प्रति लीटर होता है कि नहीं? मोल प्रति लीटर। चलो रख देते हैं 1 बटे मोल प्रति लीटर का वर्ग, और ये मेरा सेकेंड, मोल प्रति लीटर का वर्ग, और ये मेरा सेकेंड। इसको आगे देखो, L कहाँ ऊपर चला जाएगा? L का वर्ग, ये मेरा हो जाएगा मोल का वर्ग, और ये मेरा सेकेंड। तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का जो तृतीय कोटि की अभिक्रिया है उसके लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या हो जाएगी? ये लीटर स्क्वायर, ठीक है, प्रति मोल का वर्ग और सेकेंड। ठीक है, आगे चलें। अब हम क्या देखेंगे? द्वितीय कोटि का देखते हैं। किसका देखेंगे हम? द्वितीय कोटि का एग्जाम्पल देखते हैं। तो द्वितीय कोटि का एग्जाम्पल है H2 प्लस I2 क्रिया करके क्या बनाते हैं? HI। ये 2, सॉरी यहाँ पे 2 लग जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए मेरा व्यंजक है RKH2 और ये I2। सही है, कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 है ना। मेरी अभिक्रिया की कोटि कितनी है? N1 + 1 बराबर अभिक्रिया की कोटि है कितनी? 2। ये मेरी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया हुई कि नहीं हुई? ठीक है, तो अब देखो वेग स्थिरांक की इकाई क्या हो जाएगी? वेग स्थिरांक की इकाई क्या हो जाएगी? वेग स्थिरांक की इकाई देखो क्या हो जाएगा? ध्यान दोगे, वेग स्थिरांक की इकाई क्या हो जाएगी? K बराबर सांद्रता बटे समय गुणा 1 बटे सांद्रता का घात n। ठीक है, n बराबर क्या आ जाएगा? 2 लेना है हमको। n बराबर क्या लेना है? 2। तो आगे देखो K की इकाई क्या आ जाएगी? लिख देता हूँ मैं। ठीक है, एक सांद्रता से एक सांद्रता कट जाएगी तो नीचे में क्या बचेगा? सिर्फ एक सांद्रता बचेगी। एक सांद्रता गुणा समय लिख लेते हैं। सांद्रता को मैं क्या लिख सकता हूँ? मोल प्रति लीटर। समय को मैं लिख सकता हूँ सेकेंड। ठीक है, ऊपर चला जाएगा लीटर प्रति मोल और सेकेंड। इसको मैं और किस तरीके से लिख सकता हूँ? इसको मैं लीटर, इसको मैं लिख सकता हूँ मोल का घात ऋण 1, और इसको मैं लिख सकता हूँ S का घात ऋण 1। इस तरीके से भी आप दर्शा सकते हो। ठीक है, ये मेरी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया हो गई।
अब हम आगे चलते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया। शून्य कोटि की अभिक्रिया, ठीक है, शून्य कोटि की अभिक्रिया देखते हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया देखो, जब अमोनिया प्लेटिनम की उपस्थिति में क्रिया करती है तो वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में टूट जाती है। इसको बैलेंस कर देते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो दिख रहा है आपको समीकरण, आप अगर सोचोगे इसका वेग स्थिरांक ऐसा होना चाहिए NH3, ठीक है। यहाँ पे 2 लगा हुआ है तो घात में भी 2 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए, पर नहीं होता, यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। इसीलिए मैं कहा कि ये जो घातांक है, जो कोटि का निर्धारण है, वो प्रयोगात्मक आधार पर होगा, ठीक है। इसकी अभिक्रिया की कोटि कितनी है? 0। अब हमको क्या देखना है? K का इकाई देखना है। तो K की इकाई क्या होती है बताओ मेरे को? सांद्रता बटे समय गुणा 1 बटे सांद्रता का घात n, n बराबर 0 ले लेंगे। किसी भी का भी घात अगर 0 होता है तो उसका मान क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। किसी का भी अगर घात हम 1 ले लें तो उसका मान क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। तो मेरा यूनिट कितना हो जाएगा? मोल प्रति लीटर, और ये मेरा सेकेंड, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ कैसे? मोल लीटर का घात ऋण 1 और ये मेरा सेकेंड का घात ऋण 1। ये मेरा हो जाएगा शून्य कोटि की अभिक्रिया। क्या हो जाएगा मेरा? शून्य कोटि की अभिक्रिया, ठीक है। तो ये मैंने शून्य कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया और तृतीय कोटि की अभिक्रिया के लिए जितने भी वेग स्थिरांक का यूनिट लिखवाया है उसको आप अच्छे से याद कर लोगे, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछता है, यूनिट दे के पूछता है कि ये बताइए कि ये अभिक्रिया कौन सी कोटि की है करके, ठीक है।